हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के झारखंड जीके के स्पेशल सेशन को। जी बिल्कुल, इसमें हम लोग झारखंड का विवरण जानने वाले हैं, वो भी बहुत ही थियोरेटिकली और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्लास स्पेशली झारखंड पीएससी जेपीएससी के लिए बनाया गया है। साथ में झारखंड टेट और झारखंड के अन्य जो पंचायत स्तरीय व जिला स्तरीय एग्जाम होते हैं, इसके लिए उपयोगी हो जाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो पहला सेशन है वो हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले सेशन को आप देख सकते हैं। तो आज इस सेशन को हम लोग फोकस करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रेगुलर अपडेट आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं झारखंड के गठन की, झारखंड की स्थापना की ओर पहला फोकस करते हैं। तो 1930 के आसपास गठित आदिवासी महासभा ने जयपाल मुंडा की अगुवाई में अलग झारखंड का सपना देखा, पर वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, जिसे आदिवासी नायक बिरसा मुंडा का जन्मदिन कहा जाता है, के दिन बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया था और इसी दिन झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जी बिल्कुल, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई और यह स्थापना इसलिए उस दिन हुई क्योंकि उस दिन हमारे जो झारखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन था। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल, झारखंड के इतिहास का थोड़ा वर्णन लेते हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जो इतिहास है वो लगभग 100 वर्ष पुराना है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयसिंह मुंडा ने वर्ष 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। हालांकि जयसिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने का बिल पास हुआ और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो बिल्कुल ये देखिए, जयपाल मुंडा जी हैं और इनके बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि समानता और सह अस्तित्व उनसे ही सीखना होगा। जी बिल्कुल, ये जयपाल मुंडा जो थे, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, राजधानी झारखंड का डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, झारखंड की राजधानी रांची है और बहुत सारे झरना एवं जलप्रपात होने के कारण इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। झारखंड आंदोलन के दौरान रांची जो है वो आंदोलन का केंद्र हुआ करता था और रांची भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी का घर भी है एवं रांची को प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक चुना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड के रांची को 100 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, ये झारखंड के कुछ पर्यटन स्थल हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब झारखंड की भौगोलिक स्थिति को जान लेंगे उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, फोकस करते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो क्या है देखिए, जी बिल्कुल, भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर एवं लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.42 यानी 2.42% है। अब सीमावर्ती राज्य या झारखंड की चौहद्दी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश स्थित है। आगे देखिए, जो भौगोलिक स्थिति है उसका एक संक्षिप्त विवरण ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की जो चौड़ाई है मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर की है। और जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल मैंने जैसे कि आपको बताया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर का है और क्षेत्रफल जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है उसका 2.42% हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग झारखंड के जो जनसंख्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3,29,88,134 है। यहाँ का लिंग अनुपात 349 स्त्री प्रति 1000 पुरुष में है और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो लगभग 414 है। परंतु इसमें काफ़ी विविधता है क्योंकि झारखंड में कई
ऐसे स्थान हैं जहां जनसंख्या की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं वन प्रदेश होने के कारण घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। जी बिल्कुल, झारखंड एक वन आच्छादित क्षेत्र है। वन की संख्या काफ़ी होती है और आसपास में वन और झाड़ियों की अधिकता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। इसी वजह से वन क्षेत्र में लोग कम रहते हैं तो वहाँ आबादी कम रहती है, परंतु कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ की आबादी 414 जो है वो तो एक एवरेज है, पर उससे भी ज़्यादा है, जैसे कि धनबाद शहर काफ़ी आबादी वाला एक शहर है झारखंड में। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल, अब हम लोग झारखंड के खनिज संपदा के बारे में ज़रा से डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में मुख्य रूप से खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य माना जाता है। जी बिल्कुल, झारखंड खनिज संपदा से प्रमुख भरा हुआ राज्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि झारखंड जो खनिज संपदा के कारण कई अलग अलग जो विदेशी थे या फिर हमारे उपनिवेश हम जिनके थे उनके आकर्षण का केंद्र बना रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, हेमाटाइट जिसे लौह अयस्क हेमाटाइट आप जानते हैं, और मैग्नेटाइट पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का लौह अयस्क है। और साथ में ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना क्ले, और जो चाइना क्ले बहुत ही जो उसके बर्तन जो बनते हैं वो काफ़ी आकर्षण के केंद्र बनते हैं, और ग्रेफाइट क्वार्टज जिसे सिलिका कहते हैं, और साथ में अग्नि मिट्टी, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड में अभ्रक की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और झारखंड में अभ्रक की प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण इसे विश्व में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थानों में गिना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, अब झारखंड के थोड़े प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 5 प्रमंडल है, जिले की संख्या 24 है, अनुमंडल 43 है, और बिल्कुल प्रखंड 260 है। 43 अनुमंडल और प्रखंड 260 ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, अब झारखंड के पर्यटन स्थल को हम लोग फोकस करेंगे। तो क्या है देखिए, देवघर का वैद्यनाथ मंदिर, हुंडू जलप्रपात, दसम अभ्यारण्य, बेताल राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेध शिखर जी जैन तीर्थ स्थल जिसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, पतरातू डैम, पतरातू, गौतम धारा, जोन्हा, छिन्नमस्ती के मंदिर, रजरप्पा, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य इत्यादि इसके प्रमुख पर्यटन स्थल है। चलिए इन सब पर्यटन स्थल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पर्यटन स्थल की, और उसमें मुख्य रूप से पहली शुरुआत करने वाले हैं वैद्यनाथ मंदिर की। जी बिल्कुल, झारखंड के अति प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर यह अवस्थित है, और पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर कहते हैं। जी बिल्कुल, उस स्थान को देवघर कहते हैं। आज जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देवघर का बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, बहुत ही फेमस है, हिंदू धर्म के बहुत बड़े आस्था का केंद्र है, और काफ़ी संख्या में सावन में लोग यहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं झारखंड के पर्यटन स्थल में और क्या है। जी बिल्कुल, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हुंडू जलप्रपात की। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत फेमस जलप्रपात है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो आगे देखिए, यह जलप्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ती है। यह बहुत सुंदर तथा झरना पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात 64 मीटर यानी करीब 243 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जी बिल्कुल, और इसकी कुल ऊंचाई आपको जानकर आश्चर्य होगी 98 मीटर के करीब है, जो 322 फीट के आसपास हो जाता है, और इसका उन्नयन 456 मीटर यानी 1496 फीट तक का है। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के पर्यटन स्थल में दमला अभ्यारण्य की। दमला अभ्यारण्य काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर, रांची के पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया के बीच यह पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्य अभ्यारण्य है। जी बिल्कुल, ये पूछ लिया जाता है कि वन अभ्यारण्य किन किन क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो आप जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप ध्यान में रखिएगा कि ये झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बीच में स्थित है। इस अभ्यारण्य को खास तौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, पता है आपको, मैंने बताया था कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है, और इसी वजह से हाथी को संरक्षण देना झारखंड सरकार का प्राथमिक दायित्व बन जाता है। इसी वजह से इसको झारखंड के अग्रणी हाथी संरक्षण स्थानों में रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के पर्यटन स्थल में बेताल राष्ट्रीय उद्यान की। जी बिल्कुल, झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में यह विस्तृत है, और इसमें
पलमाऊ व्याघ्र अतिरक्षण वन के 1026 वर्ग किलोमीटर के अलावा 289 वर्ग किलोमीटर के अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह प्रांत लातेहार और पलामी के जंगली जंगलों में विस्तृत है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झारखंड का जो बेताल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर विस्तृत है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब झारखंड के पर्यटन स्थल में हम लोग बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बात करने वाले हैं पारसनाथ पहाड़ पे जो जैन मंदिर है उसकी। तो शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भारत की झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये जैन धर्म के जो अंतिम गुरु के पहले गुरु थे, मतलब महावीर के पहले गुरु थे पारसनाथ, और पारसनाथ के नाम पर ही ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, झारखंड के गिरिडीह जिले में यह स्थित है। तो देखिए इसके बारे में विशेष जो मातृश्रेणी है इसे छोटा नागपुर पठार के में रखा गया है और अवस्थिति झारखंड भारत में है। ऊंचाई इसकी काफ़ी अधिक है, 1350 मीटर यानी 4430 फीट तक की ऊंचाई है इसकी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेडली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल, अब हम लोग ध्यान देने वाले हैं झारखंड के पर्यटन स्थल में रामगढ़ के पश्चिम में 30 किलोमीटर पर इस बांध का निर्माण हुआ है जिसे पतरातू थर्मल पावर को पानी सप्लाई देने के उद्देश्य से निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, अब पतरातू को थर्मल पावर में पानी जो सप्लाई देगा उसके लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। नलकर्णी नदी से और इस बांध के आसपास की पहाड़ियों से झरने से पानी इस बांध में जमा किया जाता है। इस बांध के कुल भंडार क्षमता 81 मील है। यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है और पूरे वर्ष विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान लोगों का एक बड़ा सदस्य पिकनिक के लिए यहाँ जाता है। बिल्कुल, पिकनिक के लिए ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आया करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं झारखंड पर्यटन स्थल में और क्या इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित टाटा रांची मार्ग पर ताईमारा नामक गांव के निकट यह स्थित है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिसके कारण इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट की है और याद रखिएगा जो झारखंड का जोन्हा जलप्रपात है उसे ही गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल, अब हम लोग झारखंड के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है और आस्था का एक केंद्र है, जी बिल्कुल रजरप्पा मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए एक माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। पुराणों में रजरप्पा का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में मिलता है। आस्था की धरोहर है। रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है। रजरप्पा के खैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका का मंदिर काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये रांची से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप किसी दिन झारखंड की राजधानी रांची जाएं तो इस जगह जरूर जाइएगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत सी मन्नतें पूरी होती हैं और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की शिल्पकला काफ़ी उन्नत है और आसपास का जो वेदर है वो क्लाइमेट आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, अब हम लोग झारखंड के पर्यटन स्थलों में बात करने वाले हैं झारखंड के पंचघाघ जलप्रपात की। जी बिल्कुल, झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात काफ़ी फेमस है। पंचघाघ 5 झरनों का संयोजन से बना है। इसमें जो झरना है वो बनाई नामक प्रसिद्ध नदी से टूटने के कारण बनता है। पंचघाघ का पानी लंबी ऊंचाइयों से गिरता है और फिर जब कोई इसके पास आता है तो पानी का गर्जन लगभग सुन सकता है। जी बिल्कुल, ये ज़्यादा ऊंचाई से तो पानी यहाँ पे नहीं गिरती है, परंतु आप फिर भी अगर उसके पास जाएं तो आप में वहाँ पे जाके आप पानियों का जो गर्जन है उसको सुन सकते हैं। काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। झारखंड का पंचघाघ जलप्रपात लोगों के पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। वहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, आप जाके वहाँ पे पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
जी बिल्कुल, अब हम लोग झारखंड के पर्यटन स्थल में बात करने वाले हैं। मुख्य पर्यटन स्थल, जी हाँ, दसम जलप्रपात की। प्राकृतिक घटाओं के बीच यह जलप्रपात रांची से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में कांची नदी पर स्थित है। जी बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, ये जो दसम जलप्रपात है ये कांची नदी पर स्थित है, और कांची नदी पर स्थित रहने के कारण इस दसम जलप्रपात के बारे में क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। तो यह जलप्रपात करीब 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसमें 10 धाराएं हुआ करती थी, इसलिए इसे दसम कहा जाता है। जी बिल्कुल, 10 धाराएं हुआ करती थी ऐसा मानना है, और 10 धाराओं के मिलने के कारण यह जलप्रपात बना है, इसलिए इसे दसम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जी बिल्कुल, हजारीबाग वन्य जीवन अभ्यारण्य, कैनेरी पहाड़ी और रजरप्पा इसके अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। हजारीबाग में पर्यटन वन्यजीव अभ्यारण्य की सैर करते हैं, और पर्यटक इस सैर को करने के साथ साथ बसों, टैक्सियों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग जो 33 है या 33 है, जैसे नेशनल हाईवे 33 कहते हैं, आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और काफ़ी मज़ा लेते हैं लोग यहाँ पे आके। और इसकी प्राकृतिक शोभा बोले नहीं बनती है, बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक शोभा, और चारों ओर घटाओं का जो वेदर बनता है काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग जाते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की ओर। जी बिल्कुल, झारखंड जो अलग राज्य बना, इसमें किन स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख योगदान है, प्लस जो झारखंड के वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतिहास में अपने आप को अमर कर लिया, भारत के इतिहास में अपने आप को अमर कर लिया है, भारत के आज़ादी में अपना योगदान देकर। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आदरणीय बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, अल्बर्ट एक्का और तेलांग खड़िया की। ये वे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में झारखंड की ओर से सदा स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जी बिल्कुल, अब हम लोग विश्वविद्यालयों की ओर फोकस करते हैं कि झारखंड में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा जिसे बीआईटी मेसरा रांची के नाम से जाना जाता है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबसा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीपुर एवं पलामू। ये सारे विश्वविद्यालय झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, और इनके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। स्पेशली इनमें से कुछ कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बहुत ही खास है, जैसे कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका जो झारखंड की उपराजधानी दुमका में अवस्थित है, और नीलांबर पीताम्बर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और नए नए विश्वविद्यालय भी बहुत सारे बन रहे हैं, और जिसमें से मेन रूप से अभी जो नया अस्तित्व में आया है वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद को IIT का टैग देने के बाद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रमुख है। तो इससे पहले इन सभी विश्वविद्यालय का लोगो आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये झारखंड के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों में से एक है। इसके साथ साथ मैकन, जिसे मैकॉन इंडिया के नाम से या मैकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक संस्थान है। तो आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ये इन सब के लोगो हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। और आगे चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अन्य प्रमुख संस्थान के बारे में। तो अन्य प्रमुख संस्थानों में राष्ट्रीय धातुकम प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद जिसके बारे में मैंने आपको बताया ISM धनबाद, और राष्ट्रीय लाह शोध संस्थान रांची, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जेवियर प्रबंधन संस्थान जो भी है वो भी रांची में अवस्थित है, और इसके कई ब्रांच अलग अलग जिलों में उपस्थित हैं। तो चलिए और देखिए XLRI जमशेदपुर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये थे झारखंड के आज के इंपॉर्टेंट सेशन, जो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी थियोरेटिकली मैंने आपको बताया, और झारखंड के जितने सारे चीज़ थे उनके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है। तो और भी झारखंड की थ्योरी के वीडियो आते रहेंगे, और अगर आपको देखना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रेगुलर वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।